इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रिंसिपल्स ऑफ गांधीज्म या फिर पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी। तो शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट पॉइंट के साथ, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। तो महात्मा गांधी का मानना है कि रिलीजन को हम पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते, जबकि मैकियावेली मानते हैं कि पॉलिटिक्स का रिलीजन के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। महात्मा गांधी जो है वो मानते हैं कि जो स्पिरिचुअलिटी होती है उसको पॉलिटिक्स से अलग नहीं किया जा सकता। इवन इन पॉलिटिकल टर्मोइल, जब बुरे हालात होंगे राजनीति के, तब भी धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। इन दोनों को जब तालमेल है, उसी के साथ महात्मा गांधी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर धर्म को राजनीति से अलग कर दिया जाएगा तो राजनीति क्या रह जाएगी? डेथ ट्रैप, जिसका नतीजा ये होगा कि इट विल किल द सोल ऑफ द इंडिविजुअल। इसीलिए महात्मा गांधी का ये मानना है कि अगर कोई ये सोचता है कि धर्म का राजनीति के साथ कोई लेना देना नहीं है, इट मीन्स कि उस व्यक्ति को इसके बारे में अच्छे से नॉलेज ही नहीं है। तो महात्मा गांधी जब डिस्कस करते हैं धर्म को यहाँ पर, तो उनका मानना है कि वो यहाँ पर पर्टिकुलर कोई कास्ट, क्रीड, फेथ या बिलीफ की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर उनका धर्म का मतलब ये है कि यूनिवर्सल रिलीजन ऑफ टॉलरेशन, मतलब कि ऐसा धर्म जो कि टॉलरेशन की तरफ सभी को लेके जाता है, उसकी बात महात्मा गांधी जी की तरफ से की गई है। सेकेंड पॉइंट जो है वो है मीन्स एंड एंड्स। तो कई बार क्या होता है कि सबसे पहले मीन्स का मतलब साधन और एंड्स का मतलब गोल, जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं उनको हमने एंड्स बोल दिया, और पहुंचने के लिए कुछ तरीके जरिए अपनाते हैं उसको हमने साधन का नाम दिया। तो महात्मा गांधी बोलते हैं कि जितने इंपॉर्टेंट हमारे गोल्स होते हैं, एंड्स होते हैं, उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं मीन्स। एग्जाम्पल के लिए, जैसे स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स चाहते हैं, वो उनका हो गया गोल, और वो अच्छे मार्क्स के लिए दो तरीके अपनाते हैं। सारा साल वो स्टडी करेंगे और एट द एंड उनका अच्छा रिजल्ट आएगा। ये तो उन्होंने सही मीन्स, साधन का इस्तेमाल किया, सारा साल स्टडी की। दूसरा मीन्स ये भी हो सकता है कि वो सारा साल स्टडी ना करें और एंड में जाके चीटिंग करके भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जो अच्छे साधन है, अच्छे मीन्स है, उसके ऊपर फोकस करते हैं। यानी कि उनके कहने का मतलब है जैसी वैल्यू एंड्स की है वैसी ही वैल्यू मीन्स की भी होती है। यानी कि सही साधनों का अगर इस्तेमाल होगा तो जो एंड्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, ऑटोमेटिकली फेवर में हमें देखने को मिलेंगे। थर्ड पॉइंट इज अहिंसा और नॉन वायलेंस। तो महात्मा गांधी की जो पहचान है वो अहिंसा से ही होती है। तो इसीलिए जो नॉन वायलेंस है उसी के ऊपर फोकस जो है महात्मा गांधी का हमेशा हमें जानने को मिलता है। तो अक्सर अगर हम बात करते हैं नॉन वायलेंस की, तो इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ किलिंग, यानी कि किसी के ऊपर अटैक ना करना, किसी को फिजिकल पेन ना देना। ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि महात्मा गांधी इसको एक अलग स्टेज पे जाके, एक एडवांस स्टेज पे जाके इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम बोलते हैं कि वॉयलेंस का सहारा हमने नहीं लेना, इट मीन्स कि हमने किसी के ऊपर फिजिकल अटैक नहीं करना, मगर महात्मा गांधी बोलते हैं कि इवन जो वर्ड्स है उससे भी किसी को उसको हमने पेन नहीं देना। इवन जो हमारे थॉट्स होते हैं, हमारे भी जो विचार हैं, वहां पर भी वॉयलेंस का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। क्योंकि महात्मा गांधी का मानना है कि जो अहिंसा होती है, अहिंसा का मतलब होता है कि सेक्रीफाइस, लव एंड काइंडनेस एट हाईएस्ट ऑर्डर। और महात्मा गांधी का मानना है कि जो अहिंसा होती है, इट इज द ओनली रियलिस्टिक फोर्स इन लाइफ। इसीलिए महात्मा गांधी अहिंसा को बहुत ज्यादा वैल्यू अपनी लाइफ में देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सत्याग्रह। तो सत्याग्रह जो शब्द है, ये दो शब्दों के सुमेल से बना है, सत्य और आग्रह, यानी कि सत्य के लिए आग्रह। तो महात्मा गांधी के जो आंदोलन थे उसमें इन्होंने हमेशा सत्य के लिए आग्रह किया है। तो महात्मा गांधी का जो हम सत्याग्रह देखते हैं, उसमें आइडिया एंड प्रैक्टिसेस जो है, वो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी के जो प्रिंसिपल हैं गांधीज्म के, उनके हार्ट एंड सोल का काम करते हैं सत्याग्रह। तो एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी की यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन है भारत के जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स हैं उसको। महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह है उसमें हम देखते हैं कि यह एक टेक्निक का सहारा लेते हैं, जिसमें ये जो बुराई होती है उसको रोकते हैं, जो अनजस्ट हो रहा है, मतलब सही जो नहीं हो रहा उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, इम्प्योरिटी को दूर करते हैं, अनट्रू को दूर करने की कोशिश करते हैं। किसके थ्रू? बाय लव, सेल्फ सफरिंग एंड सेल्फ प्यूरिफिकेशन। महात्मा गांधी सत्याग्रह को डेजिग्नेट करते हैं एज अ लव फोर्स, एज अ
सोल फोर्स। तो महात्मा गांधी का मानना ये है कि जो भी सत्याग्रही होते हैं, जो कि सत्याग्रह का रास्ता अपनाते हैं, उनका कोई भी दुश्मन नहीं होता। वो उनकी नज़र में हमेशा एक व्यक्ति या तो सही होगा या गलत होगा। अगर कोई व्यक्ति गलत है, तो उसकी जो गलती है वो उसको एहसास करवाई जाएगी सत्याग्रही के द्वारा। जो सत्याग्रही होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होती है और सत्याग्रही हमेशा जो एक व्यक्ति व्यक्ति की जो गलती है उसके साथ लड़ते हैं। किसके थ्रू? थ्रू हिज़ पेशेंस एंड सिम्पैथी। तो महात्मा गांधी यहाँ पर मानते हैं कि ही परस्यू ट्रुथ बाय सफरिंग हिमसेल्फ। अपने आप को कष्ट देके दूसरों की जो कमियां हैं उसको निकालना, दूसरों को कभी भी कष्ट ना देना है। और किसी भी कंडीशन में जो हिंसा है उसका सहारा महात्मा गांधी नहीं लेते। अपने सत्याग्रह को ही वो एक मतलब परफेक्ट टेक्निक के जरिए एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। वो मेथड्स का सहारा लेते हैं, जैसे कि नॉन कोऑपरेशन, यानी कि उस वक्त इंडिया में ब्रिटिशर्स थे तो उनके साथ हमने कोऑपरेट नहीं करना, सोशल ओस्ट्रासिज्म करना यानी कि पूरी तरह से उनका बहिष्कार कर देना, पिकेटिंग करना, फिर सिविल डिसओबीडियंस क्रिएट करना, देन फास्टिंग जो है व्रत रखना, हिजरत कहने का मतलब कि पूरा विलेज जो है ब्रिटिशर्स की बात नहीं मानेगा और वो पूरे गाँव के गाँव जो है वो पलायन कर देंगे वहाँ से, उस जगह को ही छोड़ के चले जाएँगे एंड देन स्ट्राइक्स वगैरह करना, ठीक है? सो नेक्स्ट है स्टेट इज एन ऑर्गन ऑफ वॉयलेंस। महात्मा गांधी के अनुसार जो स्टेट होती है वो एक ऑर्गन है। किस तरीके का ऑर्गन? ऑर्गन ऑफ वॉयलेंस, मतलब कि एक ऐसी संस्था है जहां पर हमें वॉयलेंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो महात्मा गांधी बोलते हैं कि वॉयलेंस इज इविल। वॉयलेंस को वो इविल बोलते हैं, सबसे बड़ा शत्रु बोलते हैं। और जो वॉयलेंस है उसमें हम देखते हैं कि सिर्फ महात्मा गांधी बोलते हैं कि फिजिकल कोएर्शन ही नहीं इस्तेमाल होता, यानी कि बलपूर्वक शक्तियां का ही इस्तेमाल नहीं होता जहां पर हम किसी को शारीरिक कष्ट देते हैं। इसके अलावा भी हम और कष्ट किसी को देते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक और दूसरा सोशल कोएर्शन। इनका भी सहारा लिया जाता है स्टेट के द्वारा लोगों को दबाने के लिए। तो महात्मा गांधी मानते हैं कि जो प्रेजेंट टाइम की जो स्टेट्स हैं उनका जो वजूद है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर? वॉयलेंस के ऊपर बेस्ड है। उनके पास जो पावर है दैट इज लिमिटलेस, उसकी कोई सीमा नहीं है, बेअंत उसकी पावर होती है। एंड पावर ऑफ द स्टेट टू कोर्स इज अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड वॉयलेंस। जो प्रेजेंट स्टेट्स है उनके पास जो कोर्सिव पावर होती है, बलपूर्वक शक्तियां होती हैं, वो एक तरीके से उसमें वॉयलेंस जो होता है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, यानी कि हमेशा स्टेट के द्वारा क्वेश्चन पावर का इस्तेमाल किया ही जाएगा। एक तरीके से इनके जो बेस है, इनकी जो स्थापना है, जो वजूद है, वो वॉयलेंस के ऊपर ही होता है। क्योंकि महात्मा गांधी मानते हैं कि जो एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल की तो होती है सोल, इंडिविजुअल की हमें एक आत्मा देखने को मिलती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें स्टेट की, इट इज अ सोललेस मशीन। तो एक इंडिविजुअल को जिसके अंदर है सोल, उसको कंट्रोल कौन करता है? सोललेस मशीन, जिसके अंदर आत्मा ही नहीं है। तो फिर एक अच्छे से कॉम्बिनेशन जो है वो नहीं बनता, यानी कहने का मतलब अच्छे से गाइड जो है स्टेट एक इंडिविजुअल को जिसके अंदर आत्मा है उसको गाइड नहीं कर सकती। देन नेक्स्ट पॉइंट इज गांधी जी आइडियल सोसाइटी या फिर आइडियल स्टेट। तो इसको हिंदी में हम बोलते हैं गांधी जी का आदर्श राज्य, या फिर राम राज्य के नाम से इसको काफी मशहूर देखते हैं। तो महात्मा गांधी जी का मानना है कि जो प्रेजेंट जो स्टेट है इसकी जो रूट्स है वो हमें हिंसा में देखने को मिलती है, यानी कि हिंसा का सहारा प्रेजेंट स्टेट में हमेशा लिया जाता है और इंडिविजुअल जो है उसके उसको उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसका शोषण होता है, उसकी जो प्रोग्रेस है, प्रगति है, उसके लिए ये रुकावट का काम करती है। इसीलिए महात्मा गांधी एक अपना ही आइडियल स्टेट का कंसेप्ट जो है वो यहाँ पर हमें बताते हैं कि इनके अनुसार एक आदर्श राज्य, एक अच्छा देश जो है वो कैसा होना चाहिए। सबसे पहले महात्मा गांधी बोलते हैं कि इनका जो एक आदर्श राज्य होगा वहां पर कोर्सिव स्टेट का दौर हमें नहीं देखने को मिलेगा। कहने का मतलब कि स्टेट की तरफ से, देश की तरफ से बलपूर्वक शक्तियों का इस्तेमाल लोगों के ऊपर नहीं होगा। दूसरा ये बोलते हैं कि राम राज्य में, आइडियल स्टेट में हिंसा का सहारा नहीं लिया जाएगा। पूर्ण तौर पे जो लोकतंत्र है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा और जो न्याय है वो ही हर एक तरफ हमें देखने को मिलेगा। सभी को जस्टिस प्रोवाइड होगा, सभी को इक्वलिटी प्रोवाइड होगी और हैप्पीनेस जो है वो हर एक तरफ हमें देखने को मिलेगी। आगे ये बोलते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन हमें देखने को मिलेगी, यानी कि जो शक्तियां हैं, पावर जो है, ये एक ही जगह पर केंद्रित नहीं होंगी, ये होंगी विकेंद्रित। और फेडरेशन हमें देखने को मिलेगा। फेडरेशन एंड रूरल कम्युनिटी जो होंगी बी बेस्ड ऑन
ग्रुप ऑटोनॉमी, यानी कि इनके पास पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होगी, इंडिविजुअल्स के पास भी पूरी स्वतंत्रता जो है वो हमें देखने को मिलेगी, एंड वॉलंटरी कोऑपरेशन हमें देखने को मिलेगा। और जो विलेजेस जो होंगे वो होंगे रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा विलेजेस में, और पंचायतें जो होंगी उनके पास भी फुल पावर होगी, यानी कि अपने बारे में वो खुद डिसीजन कर सकेंगी। कहने का मतलब वो सेल्फ सस्टेन्ड होंगी और कैपेबल होंगी कि अपने जो भी अफेयर्स होंगे वो खुद ही उनके बारे में निर्णय जो है वो ले सकते हैं। जब महात्मा गांधी बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, तो सिर्फ वो पावर की ही बात नहीं करते, इसके साथ साथ वो बोलते हैं जो इकोनॉमी है, देश की अर्थव्यवस्था है, इसको भी डिसेंट्रलाइज किया जाएगा, मतलब सेंट्रल स्टेट में लोकल लेवल पे इसको डिवाइड कर दिया जाएगा, एक ही जगह पर इसको केंद्रित नहीं किया जाएगा। आगे वो बोलते हैं कि इनकी जो आइडियल स्टेट है वहां पर जो इंडस्ट्री है वो नहीं होगी, लार्ज स्केल पर जो प्रोडक्शन है उसकी भी जरूरत नहीं होगी, और जो बिग मशीनरी होती है उसकी भी जरूरत नहीं होगी। उसकी जगह ये चाहते हैं कि जो कॉटेज क्राफ्ट है, यानी कि लोकल ही, मतलब जो डिमांड्स है वो पूरी होनी चाहिए, ऐसा इनका मानना है। कैटल बेस्ड इकोनॉमी होनी चाहिए देश की, और स्मॉल स्केल कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है वो देखने को मिलनी चाहिए। बात करें अगर हम प्राइवेट प्रॉपर्टी की, जैसे हमारा घर होता है तो यहाँ पर उसके लिए इस्तेमाल किया गया है प्राइवेट प्रॉपर्टी, हमारी निजी संपत्ति। तो ये बोलते हैं महात्मा गांधी की प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो फिर क्या होना चाहिए? प्राइवेट प्रॉपर्टी की जगह पे होनी चाहिए ट्रस्टीशिप, यानी कि कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सभी की जमीन होनी चाहिए। तो जैसा जिसकी जरूरत होगी वो अपनी जरूरत को पूरा करेगा। और महात्मा गांधी बोलते हैं कि जो वेल्थ है, जो संपत्ति है, वो एक ही जगह पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए, यानी कि कुछ ही लोगों के हाथों में इसको केंद्रित नहीं होने देना चाहिए। और हर एक की ये जिम्मेवारी है कि वो अपने ही जो अनसेस्ट्रल प्रोफेशन है उसी को अडॉप्ट करे, यानी कि जो हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स का जो प्रोफेशन है उसी में ही हम अपना करियर जो है परस्यू करें, अनलेस कोई साउंड रीजन ना हो चेंज करने का। महात्मा गांधी जी की आइडियल स्टेट में पुलिस की जरूरत भी नहीं होगी, मिलिट्री की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके की ये आइडियल स्टेट बताते हैं वहां पर कॉन्फ्लिक्ट जो है, आपस में मनमुटाव के चांसेस बहुत कम रहेंगे, और पनिशमेंट जो है वो गलती करने वाले इस इंसान को दी जाएगी, और जो गलती करने वाले को पनिशमेंट मिलेगी उसका मेन मोटिव जो होगा वो होगा रिफॉर्मेटरी, यानी कि उसके चरित्र में सुधार करना है। इस तरीके से हम देखते हैं कि महात्मा गांधी की जो आइडियल स्टेट है वो एक तरीके से मोरल स्टेट का काम करती है, उसको हम नैतिक राज्य का नाम भी दे सकते हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपके साथ बाकी के बचे हुए पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच।